नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात। गुजरात को अभी जो ना कर दे वो कम है। आखिर ऐसा कौन सा खेल खेलने जा रहा है जिसमें पिछड़े और दलित फंस कर रह जाएंगे। एक बेहतरीन प्रोफेसर है लक्ष्मण यादव, जिनको नौकरी से इसलिए बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि वो पिछड़े और दलितों के हक की बात करते थे। उनको इसलिए बर्खास्त कर दिया गया, वो संविधान बचाने की बात करते थे। और मैंने उनसे बड़ी महत्वपूर्ण बातचीत की है कि संविधान कैसे बचेगा। क्या भारतीय जनता पार्टी जो मनुवाद की बात करने लगी है, क्या वो समाज में लागू हो जाएगी? क्या कहानी है अब्दुल की चूड़ी टाइट करने के खेल की? अच्छी बातचीत है। 4 PM गुजरात को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं अब लक्ष्मण यादव जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क पे बहुत बहुत स्वागत है लक्ष्मण यादव जी आपका। बहुत दिनों बाद मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ। मेरा बड़ा मन था आपसे जब चर्चा करता हूँ, कबीर के दोहे कुछ याद आ जाते हैं और आपकी कुछ रसखान की बातें सामने आ जाती हैं। हिंदी के प्रोफेसर से बात करने का ये बड़ा अपने आप में अलग सुख है कि राजनीति और साहित्य का जो समावेश होता है वो आपकी बातचीत से नजर आता है। मैं एक खास मुद्दे पे लक्ष्मण जी आपसे बात करना चाह रहा था। आपने इस मुद्दे पे कई जगह दिल्ली के अलावा भी देश के अलग अलग हिस्सों में व्याख्यान दिया है। और वो मुद्दा है पिछड़ों और दलितों के साथ जो लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में नाइंसाफी होती आ रही है। बिहार का एक बड़ा मुद्दा था। बिहार में ये बात उठी थी, बेरोजगारी की बात उठी थी, किसानों की बात उठी थी, लेकिन एक बड़ा मुद्दा पिछड़ों का भी था। और बिहार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के बाद उसके कुछ नेता ये नैरेटिव बनाने में लगे हैं कि ये सब बातें फिजूल हैं, पिछड़े तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, दलित भारतीय जनता पार्टी के साथ है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जो नैरेटिव बना था, जो बीजेपी को डरा रहा था, उसको तोड़ने की कोशिश है। क्या ये बात सही है कि अब पिछड़े लोग मान गए हैं, बीजेपी के साथ आ गए हैं, या राजनीति में कुछ और पेच है? बहुत शुक्रिया संजय दा, आपके साथ बहुत लंबे अरसे बाद बातचीत हो रही है और इस बीच में बहुत कुछ हो गया भारतीय राजनीति में। बिहार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को भी ये डर था कि बिहार में अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना पूरा होगा कि नहीं, कि बिहार का मुख्यमंत्री कोई बीजेपी का हो। लेकिन एक पिछड़े समाज के समाजवादी नेता नीतीश कुमार को आज भी उन्हें मुख्यमंत्री बनाना पड़ा है। पिछड़ों की राजनीति जहां पर मजबूत है, राजनीति में कह रहा हूं, केवल नेतृत्व नहीं, वो बिहार है। और बिहार में आज भी नीतीश कुमार की जरूरत बीजेपी को पड़ रही है। इसका मतलब अगर केवल बीजेपी सब कुछ पिछड़े दलितों को देने वाली बन चुकी है तो उसे किसी की जरूरत नहीं। एक तो बात यह है, इसलिए बिहार को लेकर के चूंकि सामाजिक न्याय के आंदोलनों की जमीन दक्षिण भारत में तमिलनाडु, कुछ हद तक केरल, ये जमीन है और आज भी बीजेपी वहां नहीं है। उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश में किन्हीं परिस्थितियों के चलते बीजेपी सरकार में है। बिहार को उन्होंने जब जीता और ऐसा बहुमत से जीता जिसकी उम्मीद शायद बीजेपी के लोगों को भी नहीं रही होगी, इसके बाद वो यही कर रहे हैं जो आपका सवाल है, क्योंकि बहुत गंभीर सवाल है आपका, कि अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई दलितों पिछड़ों की एकमात्र रहनुमा पार्टी कौन सी बन चुकी है, वो बीजेपी बन गई है। तो बीजेपी इस नैरेटिव के साथ क्या दे रही है, दलितों पिछड़ों को क्या दे रही है? जब सवाल ये होता है तो उनको लगता है कि 10,000 रुपया या 500,000 रुपए अकाउंट में, वोट खरीदने के समय, वोट बेचने के समय, वोट को लेकर के जो गुड़ागड़ित होती है, या दूसरी तरफ वो क्या करते हैं, रबर स्टाम्प कुछ लोगों को बिठा देते हैं। अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस देश के दलित दक्षिण मध्य भारत में ये सवाल कर रहे हैं कि आईएएस संतोष वर्मा, जब उन्होंने एक बयान दिया, जो कि बयान थोड़ा आपत्तिजनक है भी, मैं भी ये मानता हूं कि उस तरह से महिला को नहीं देखना चाहिए कि ब्राह्मण की बेटी को दान दे दे, ये उचित नहीं है। सामाजिक न्याय की लड़ाई तो महिला के सम्मान की लड़ाई रही है, चाहे वो अम्बेडकर हो चाहे लोहिया हो। तो लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि जो पूरा का पूरा खेमा भाजपा का खड़ा हो गया, वो इस बात की याद दिला रहा था कि ओबीसी मुख्यमंत्री है मोहन यादव। पिछले दिनों उन्होंने एक फैसला लिया कि 14% आरक्षण बढ़ा के 27 होगा, और सारी बीजेपी उनके ट्रोलर उनके खिलाफ खड़े होकर किसी ने साथ नहीं दिया। ये एग्जाम्पल है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब थे, जूता मारा गया, आज तक कुछ नहीं हुआ। दलित पूछ रहे हैं कि भाई ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जूता मार दिया गया, उन्हीं समय दलितों को ये दिख रहा है कि कोई अनिल मिश्रा नाम के व्यक्ति हैं, वो कहते हैं कि बीएन राव ने संविधान लिखा है, अम्बेडकर तो कुछ जानते नहीं थे। ये कब हो रहा है? ये बीजेपी के राज में हो रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती से लेकर के तमाम ऐसे सवाल है जिस पर दलितों पिछड़ों को नहीं मिला कुछ। 3 फंक्शनल बॉडी है,
नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब एंड नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास। इन तीनों में आपको जानकर संजय दा ये आश्चर्य होगा कि एक भी बोर्ड ऐसा, एक भी कमीशन ऐसा नहीं है जो उसकी मेंबर्स फुलफिल हो। वो फंक्शन में ही उस तरह से नहीं है, वो एडहॉक बेसिस पर चल रहा है, कोई सुनवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी आरक्षण जो खत्म कर रही है सारे संस्थानों को प्राइवेट हाथों में बेच करके, वहां क्या सामाजिक न्याय कर रही है, दलितों पिछड़ों को न्याय दे पा रही है? या नौकरी में आरक्षण खत्म हो रहा है, नौकरियां तो बची नहीं, शिक्षा में आरक्षण खत्म हो रहा है, हेफा और न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने पूरी शिक्षा व्यवस्था को बेच दिया है। ऐसे में भाजपा पढ़े लिखे समझदार लोगों को तो मूर्ख नहीं बना पाएगी कि वो दलितों पिछड़ों की हिमायती है। आज भी उनके लोग मनुस्मृति की बात करते हैं और संविधान बदलने की बात करते हैं। आज भी जब हम और आप बात कर रहे हैं तब भी वो होता है कि इसमें मनुस्मृति लागू होनी चाहिए, वो अच्छा ग्रंथ है। ऐसे में जो कम पढ़ा लिखा अशिक्षित दलित पिछड़ा है, वहां तक तो शायद ये बात जा रही है कि बीजेपी न्याय कर रही है, लेकिन बीजेपी न्याय नहीं कर रही है सर। बीजेपी के पास पैसा बहुत है और उससे ये सारा काम कर रही है। ठोस ऑब्जेक्टिव उनके पास कुछ भी दिखाने के लिए है ही नहीं। जी लक्ष्मण जी, बात पे आपकी तार्किक व्यक्ति में मैं सहमत हो सकता हूँ कि उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन बावजूद इसके वो चुनाव तो जीत रहे हैं, एक के बाद एक राज्य चुनाव जीत रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के जो साथी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनके अंदर मायूसी भी है कि हम कितनी मेहनत कर लें, ग्राउंड पे कुछ दिखाई और को देता है। हम लोगों को भी कुछ और दिखाई दे रहा था। चुनाव के महाराष्ट्र के, हरियाणा के, दिल्ली के नतीजे बिल्कुल विपरीत है। तो अगर एक के बाद एक चुनाव ऐसे हारते रहेंगे तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लोगों का हौसला तो टूटेगा टूटेगा। फिर क्या रणनीति है कि उसको ठीक करें और पिछड़ों दलितों में भी संदेश दें कि भाई भ्रम में मत आओ, जो हिंदू बनाने का खेल है उस हिंदू बनाने के खेल से बचो। असल में संजय दा, जहां आप बैठे हैं ना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, वहीं से इसका एक विकल्प निकला है जिसका नाम है पीडीए। और पीडीए की सबसे सकारात्मक राजनीति ये है कि अखिलेश यादव एक ऐसे नेता के रूप में मैं देख पा रहा हूं, इवन राहुल गांधी को भी जोड़ सकते हैं एज ए इंडिविजुअल, कि आप अखिलेश यादव का एक बयान किसी जाति के खिलाफ, किसी मजहब के खिलाफ नहीं पाएंगे। और अखिलेश यादव ने जब पीडीए बनाया तो उन्होंने क्या कहा? पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक या आधी आबादी, इन सब को हम गोलबंद करेंगे, किसी सवर्ण को गाली नहीं देंगे, किसी के खिलाफ नहीं जाएंगे, किसी को हम उनके खिलाफ जा करके कोई आपत्तिजनक चीज नहीं करेंगे, हम बराबरी की बात करेंगे, हम न्याय की बात करेंगे। यही वो विकल्प है संजय जी जो बीजेपी के सामने चुनौती बन सकता है। आपकी ये चिंता बिल्कुल जायज है कि भाई बाहर सड़क चौराहे पर भी लोग हम लोगों से भी पूछते हैं कि भाई आप तो कहते हैं कि बीजेपी दलितों पिछड़ों को कुछ नहीं दे रही है और वो संविधान विरोधी है, वो आरक्षण विरोधी है, अंदर अंदर, बाहर से तो बोलने में वो कहते हैं कि सब हम हमारे रहते कौन आरक्षण खत्म कर देगा, और पीछे से खुद ही खत्म कर दिए, पता ही नहीं चला किसी को। ऐसे में चुनाव जीतना आज के लोकतंत्र में थोड़ा इसका मूल्यांकन करना पड़ेगा। मैं बिहार में 15 दिन रहा और बिहार में संजय दी, आज भी मैं कहूंगा, भले ही परिणाम अलग आ गए, बिहार में बीजेपी के लोगों को भी नहीं लग रहा था कि वो चुनाव में इस तरह का बहुमत ले आ रहे हैं। और अगर वो बहुमत 130, 140, 150 तक चला जाता तो भी किसी को संदेह नहीं होता। आज हो सकता है कि चुनाव आप जीत गए हैं, सरकार है आपकी, तो आप भले ही ये कहें कि ये जनमत है, मैं इसे जनमत नहीं मानता। इसके पीछे एसआईआर, इसके पीछे तमाम तरह की साजिशें, 10,000 रुपया, इलेक्शन कमीशन की भूमिका, मीडिया की भूमिका, इन सब को अगर जोड़ दिया जाए तो चुनाव तो इस तरह से जीते जा रहे हैं। अगर अरविंद केजरीवाल को एलजी फाइल न रोकते कि 2,500 रुपया या 1,500 जो भी वो देना चाह रहे थे महिलाओं के खाते में, अगर अरविंद केजरीवाल दे दिए होते तो केजरीवाल चुनाव नहीं हारते। तो वहां तो कोई रोक दिया। महाराष्ट्र में भी यही हुआ, मध्य प्रदेश में भी यही हुआ, हरियाणा में। और आप चुनाव किसी भी तरह से जीत रहे हैं, ये बात लोगों को समझ में आ रही है। चुनाव आयुक्त तो भले ये कहते हैं कि विश्व के 2-3 दर्जन संस्थाओं के देशों ने मिल करके हमें बुलाया है कि एक अच्छे लोकतंत्र में कैसे चुनाव कराया जाता है। आप सोचिए, आयरनी देखिए संजय दा, कि मतलब वो कह रहे हैं कि हमें बुला रहे हैं कि आप चुनाव कितना अच्छा करा रहे हैं, और इस देश में एसआईआर पर चर्चा के लिए संसद स्थगित हो जा रही है। एसआईआर पर अभी अब यह आया है कि बातचीत होगी। इसलिए इस बेहद गंभीर सवाल का मेरा जवाब यह है कि एक तो चुनाव जीतना, एक जमाने में कांग्रेस यही करती थी, कांग्रेस थोड़ा कम करती थी, बीजेपी ज्यादा कर रही है।
और चुनाव जीतना ही अगर ये पर्याय मान लिया जाए कि भाई अब तो धर्मो रक्षति रक्षिता, पहले ये लिखा था महाभारत से लेकर के मनुस्मृति तक, अब वहीं के कथावाचक कह रहे हैं कि मोदी रक्षति रक्षिता, यानी अब मोदी जी हैं तो धर्म की रक्षा होगी। ये कितने दिन चलेगा? आप कितने दिन इस तरह से एक चुनाव जीतेंगे, 2 चुनाव जीतेंगे, 4 चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन जब मूल्यांकन होगा तो यह पता चलेगा कि ये चुनाव ईमानदारी से नहीं जीते जा रहे हैं, ये चुनाव बेईमानी से जीते जा रहे हैं, लेकिन बेईमानी पर बात कोई नहीं कर रहा क्योंकि परिणाम उल्टा आ जा रहा है। एक बात। अब दूसरा पहलू यह भी है कि केवल बेईमानी से जीते जा रहे हैं, नहीं, कुछ गलती विपक्ष की भी है, कुछ गलती राजनेताओं की भी है, कुछ गलती रणनीति की भी है। अगर रणनीति में, जो आपके सवाल का आखिरी हिस्सा था, मैं वहां अपना जवाब खत्म करना चाहूंगा कि वो हिंदू बना रहे हैं, वो अपने एजेंडे में लगे हुए हैं, उनके पास सांस्कृतिक संगठन है आरएसएस में। 2 दिन पहले नागपुर था और नागपुर में गया तो अपने कॉलोनी में, मैं जहां दिल्ली में रहता हूं, एक बड़ा अपार्टमेंट है, इसमें संजय दा हर घर पर 3 पोस्टर, अभी आप कहीं भी आएंगे ना तो 3 तरह के पोस्टर लगे हुए हैं। एक राम मंदिर के उद्घाटन का कुछ पूरा हुआ था, उसका पर्व था, उसका पोस्टर लगा है। एक जो है शिव का त्रिशूल सबके गेट पर चिपकाया हुआ है, और तीसरा ये जो ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ था, इसका पोस्टर लगा है। वो घर घर जा रहे हैं। अब ये अलग बात है कि उनके पास पैसा है, संगठन है, तो उनके पास लोग हैं जो घर घर उनके विचार को पहुंचा रहे हैं। फिर दूसरी तरफ क्या है कि विपक्ष क्या सांस्कृतिक आंदोलन, सामाजिक आंदोलन की कोई रणनीति बना रहा है? क्या राहुल गांधी से उनकी कांग्रेस ही सहमत हो पाती है? मैं तो सुनता हूं आधी कांग्रेस इस बात का इंतजार करती है कि चुनाव हार जाए ताकि अंदर की बैठक में हम जाकर कहें कि अब जाति जनगणना की बात मत करना, इससे हमें वोट नहीं मिल रहा और हमारे लोग नाराज हो जा रहे हैं। अब जो है दलित पिछड़ों का नाम मत लो। कभी अखिलेश यादव हार जाएंगे चुनाव तो उनसे कहा जाएगा ये पीडीए आपने जो किया ये गलत किया। असल में उसकी पूरी रणनीति जमीन पर उतरी नहीं है और यहां चूक हो रही है संजय दा। इस बात को मैं मानूंगा। भाई पैसा बीजेपी के पास है, वो आपके पास अभी नहीं आएगा। मीडिया बीजेपी के साथ है, वो आपके पास नहीं आएगी। उसके बाद जो आपके पास है, अगर आप उससे कमतर, जैसे एक उदाहरण दे दूं आखिरी में, एसआईआर हर जगह हो रहा है और अखिलेश यादव ने पूरा कैडर उतार दिया। उन्होंने कहा कि जितने टिकट आरती हो, अगर लखनऊ में दिख गए तो टिकट नहीं मिलेगा और वोट बनवाओ, वोट करवाओ। ये जो रणनीति होगी यही बीजेपी को रोकेगी। मुझे पीडीए जैसी कोई सांस्कृतिक वैचारिक रणनीति में ही उम्मीद नजर आती है, वरना आपकी बात सही हो जाएगी कि बातें आप कुछ भी कहिए, चुनाव तो बीजेपी जीत रही है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन एक बीच में राहुल गांधी ने सवाल पूछा था, क्या गृह मंत्री बताने की कोई कृपा करेंगे कि दशकीय जनगणना की तैयारी के लिए प्रमुख प्रक्रियात्मक कदमों का ब्यौरा, संभावित समय सीमा क्या है? तो मेरे यहाँ एक व्हाट्सएप आया है, अभी मैं इसकी पूरी तरह पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन यह है, नित्यानंद राय जी ने कहा है जनगणना 2027 2000 चरणों में की जाएगी। यानी पहला चरण मकान सूचीकरण, मकानों की गणना अप्रैल से सितंबर 2026 में 30 दिनों की अवधि में हो जाएगी और उसके बाद जनसंख्या गणना फरवरी 2027 के दौरान होगी, जिसकी संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 को 12 बजे होगी। यानी एक तरह का जनगणना के लिए उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले जनगणना करने की तैयारी है। राहुल गांधी ने कहा, संसद में मैंने सरकार से जाति जनगणना पर सवाल पूछा, उनका जवाब चौंकाने वाला है। न ठोस रूपरेखा, न समयबद्ध योजना, न संसद में चर्चा, न जनता से संवाद। दूसरे राज्यों की सफल जाति जनगणना की रणनीतियों से सीखने की कोई इच्छा भी नहीं। मोदी सरकार की जाति जनगणना देश के बहुजनों के साथ खुला विश्वासघात है। कोई चर्चा नहीं, बस डेट डिक्लेयर। क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से वोट चोरी का मामला हुआ, इसी तरह जनगणना भी क्या हेरे फेरी से हो जाएगी? आंकड़े पिछड़ों के और दलितों के भी हेरा फेरी से आ जाएंगे। अभी संजय दा इसी पर बताऊं कि मैं अभी काम भी कर रहा हूं जाति जनगणना को लेकर के, तो बहुत सारा शोध मैंने किया इधर बीच और लिखने पढ़ने का जो संदर्भ मैंने देखा, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि एक समय में जो जाति जनगणना का मुद्दा समाजवादी धड़े का, अम्बेडकरवादी लोगों का हुआ करता था और कांग्रेस विरोध में थी क्योंकि पावर में वो थी और कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट गलतियां हुई उनसे, लेकिन राहुल गांधी ने उसे बदला, इस बात को समझा कि जाति जनगणना कितना जरूरी मुद्दा है। और उसके बाद क्या हुआ कि आप गौर करें कि बिहार में जब महागठबंधन की सरकार थी, नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव थे, तो जनगणना हो भी गई, आंकड़े लागू हो गए और जैसे गठबंधन टूटा वो सारी बहस गायब हो गई। नीतीश कुमार की हिम्मत नहीं, बोल पाए वो, लेकिन वहां समाजवादियों ने ये भूमिका निभाई थी। बाद में कर्नाटक में
और तेलंगाना मॉडल भी, बिहार के बाद तेलंगाना मॉडल जाति जनगणना का आया है। तेलंगाना में कमेटी बनाई थी रेवंत रेड्डी ने, और उस कमेटी में कांचा इलैया, सुखदेव थोराट, बहुत सारे लोग थे। उन्होंने एक पैरेलल, एक साइंटिफिक डेटाबेस तैयार किया, जैसे बिहार में भी तैयार हुआ था। अब उसके बाद राहुल गांधी ने इस बात को समझा है और इस डिस्कोर्स को पब्लिक में रखा है कि जाति जनगणना कितना बड़ा और जरूरी मुद्दा है। अब आप राहुल गांधी का ट्वीट जो आप पढ़ रहे थे, और उसके बाद उन्होंने जो लिखा भी है, भाई कल तक तो मोदी जी, अब आप आयरनी देखिए, मुझे याद आया जहां से हम लोग बातचीत शुरू किए हैं वहीं पर ले जा रहे हैं। वो एक शेर है ना कि वो झूठ बोल रहा था इतने सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता। बोला क्या साहब अब वसीम अली भी। 4-6 महीने पहले कह रहे थे हमारे लिए तो कोई जाति नहीं है, केवल एक जाति है गरीब और अमीर, फिर 4 जातियां हैं, महिला, युवा, किसान, इस तरह से। योगी आदित्यनाथ हर इंटरव्यू में बोलते पाए जाते थे कि जाति जाति की बात देश को बांटने की है, हिंदुओं एकजुट हो जाओ, और ये जातिवाद बहुत खराब है। फिर क्या हुआ, इनका जो सबसे महत्वपूर्ण है, नितिन गडकरी का आया, और नितिन गडकरी ने क्या बोला था संजय दा, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो करेगा जात की बात उसको मैं मारूंगा लात। यही भारतीय जनता पार्टी अब अनुराग ठाकुर ने कितना खराब बोला था अखिलेश यादव और राहुल गांधी के सामने, उन्होंने कहा था जिसकी जात का पता नहीं। इसका मतलब ये है कि ये बिहार जीत चुके हैं, उत्तर प्रदेश में पीडीए अभी भी इनके लिए चुनौती है, क्योंकि बिहार में कुछ गलतियां हुई हैं जो समय पर उसका मूल्यांकन होगा। अखिलेश यादव ने तो वो गलती नहीं की, उन्होंने केवल यादव मुसलमान को टिकट नहीं दिया, उन्होंने पीडीए बनाया तो पीडीए को टिकट दिया, पीडीए के मुद्दे पर बोलते हैं, पीडीए के मुद्दे पर लड़ते हैं, और बीजेपी को कमजोर किया। इसलिए यूपी जीतने के लिए वो जाति जनगणना को एक भ्रम की तरह ले आ रहे हैं। और मैं ये गारंटी दे रहा हूं संजय दा कि इस पर मैंने जो काम किया है, अभी तक इसका प्रोफार्मा नहीं बना है कि कैसे कौन सा चार्ट बनेगा। और जब ये इसका डेटा कब आएगा, मैं आपको एक एक दिलचस्प आंकड़ा बताऊं। जब ये जनगणना पूरी हो जाएगी, आपने कहा ना कि पहले मकान गिनेंगे, फिर इंसान गिनेंगे, फिर उनके बाकी लोगों को गिनेंगे, गिनते गिनते 29 न आ जाए तो कहिएगा, और 29 आ जाएगा तो अरुण जेटली फिर एक दिन पुराने वाले अरुण जेटली नए कोई मंत्री बन करके बैठेंगे और कहेंगे इसमें तो गड़बड़ हो गई, इसमें जातियों की संख्या गलत हो गई। पिछली बार क्या हुआ था कि ये गलती कांग्रेस ने की थी, अब ये बीजेपी करेगी। आंकड़े सार्वजनिक नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो आंकड़े गड़बड़ होंगे, तो इसीलिए 29 तक इसको ले जाएंगे, केवल 27 नहीं, वो 27 में भी इसका फायदा लेना चाहते हैं और 29 तक इसको खींच के ले जाएंगे। लेकिन एक बात बताइए, परिसीमन कैसे करेंगे? अगर आप जनगणना नहीं करते हैं तो डिलिमिटेशन कैसे करेंगे, और उसके बाद फिर ये सारी चीजें होंगी। तो एक बड़ी लड़ाई है। फिलहाल मैं इसको एक ऐसी लड़ाई के रूप में देख रहा हूं जिसमें समाजवादियों की और राहुल गांधी जैसे पैन इंडिया डिस्कोर्स भी बनाया, अखिलेश यादव, इन लोगों की जीत है कि बीजेपी को अपनी पिच पर ले आए। अगर धर्म वाली पिच पर बीजेपी जाएगी तो ये लोग हारेंगे। जी, तो ये तो पूरी कोशिश धर्म वाली है। जो ध्वजा वाला कार्यक्रम हुआ वो देखिए, बाबा बागेश्वर की यात्रा निकल रही है, उसमें हिंदू हिंदू का अभियान चल रहा है। जो लोग ब्लू फिल्म बनाते थे उनके परिवार जने बाबा बागेश्वर की यात्रा में शामिल हो रहे हैं। एक महात्मा जी हैं, मैं किसी के शरीर पर टिप्पणी नहीं करता, लेकिन आंखें नहीं है, मतलब मैं फिर क्षमा चाहूंगा कि मेरे शरीर पे बनावट पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए, लेकिन विचार इतने घिनौने हैं कि मुझे शर्म आती है। उन जैसा व्यक्ति गेरू वस्त्र पहने हुआ है, बड़े से बड़े लोग उनके पैर छूते हैं, प्रधानमंत्री उनको भाई बताते हैं, वो पिछड़ों को, दलित को, महिलाओं के लिए इतनी आपत्तिजनक कमेंट करते हैं, मुझे हैरानी नहीं होती ऐसे आदमी के कोई पैर कैसे छू जाता है। वो तो घिनौना आदमी है जो किसी के सिर काटने की बात कह दे, जो किसी की जीभ काटने की बात कह दे, जो किसी की ये कह दे पत्नी केवल खिलौना होती है, लेकिन उनके चरणों में प्रधानमंत्री लौटे जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री तो हमने देश में वो भी देखे थे जो प्रधानमंत्री आशाराम बापू के साथ डांस किया करते थे, कई सारे मंत्री हमने देखे। हमने देश में गेरू वस्त्र पहने हुए राम रहीम भी देखे जो बलात्कार और हत्या के आरोप में जेल जाते हैं, जेल से निकल आते हैं। लेकिन इन गेरू वस्त्रों का जाल इतना उलझाया जा रहा है कि उस जाल में पिछड़ा दलित गठबंधन का भूत उतर जाए, केवल हिंदू हिंदू हिंदू, और ये बता दिया जाए कि देखो अब्दुल की चूड़ी तो टाइट हो गई है, अगर तुम्हें अब्दुल की चूड़ी टाइट रखनी है तो फिर तुम्हें ये करना है कि तुम्हें ये जाति का बंधन तोड़ना है। तो ये जाति का बंधन कितना मजबूत है लक्ष्मण जी, क्या इतना मजबूत है कि इन बाबाओं के झांसे में, इन बाबाओं के चंगुल से बच पाएगा वो? ये जो जादुई ताकतें हैं दिखाती हैं बाबा की ये हो जाएगा और पर्ची निकल आएगी, इनसे बच पाएगा पिछड़ा और दलित? मैं जब डीयू में पढ़ाता था तो एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर हमारे यहाँ गैलीलियो और आइंस्टीन क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं।
तो अचानक मुझे उस समय याद आया था, क्योंकि हमारे यहाँ नींबू मिर्चा नारियल भारी है। हमने अंधश्रद्धा में अपने यहाँ के, जैसे आपने बातचीत शुरू की थी तो कबीर का जिक्र हुआ, मुझे कबीर याद आते हैं। ऐसे मौकों पर सबसे बेहतर अगर कोई जवाब देता है तो कबीर। कबीर कलयुग कठिन है और साधन चिन्ह है कोय, और कामी क्रोधी मस्खरा तिनका आदर होए। अब आप सोचिए कौन किसका इज्जत होगी, कबीर ये बता गए, कामी क्रोधी और मस्खरे। आज देखा आपने, मतलब हमारे लोग रील भेजते हैं, रिश्तेदार भेजते हैं कि एक राधे राधे कहकर के कथावाचक जो है वो कहता है कि 1 अगस्त थे तो जब समुद्र पी गए तब अंग्रेजों को लगा कि तो 15 अगस्त आने वाले हैं तो भाग जाओ, अंग्रेज भारत आजाद हो गया, 15 अगस्त आ गया। ये जो बागेश्वर धाम वाला है ये कहता है कि देसी गाय के गौमूत्र में हल्दी मिलाकर पीने से कैंसर ठीक हो जाता है। और 4 दिन यात्रा चली थी, उसके बाद जाने कितनी वीडियो वायरल हुई कि कोई गद्दा चुरा रहा है, कोई पूड़ी खाने रैली के पहले भाग जा रहा है, फिर किसी ने कहा बड़ा उधार हो गया, और फिर आखिरी में ये असल में आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं। इस देश के लोगों को अब ये समझाया गया है, कबीर ने बहुत साफ लिखा है, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, आसन मार मंदिर में बैठे ब्रह्म छोड़ पूजन लागे पथरा, और कनवा फड़ाए जटवा बढ़ाए दड़िया बढ़ाए जोगी होई गिना बकरा, और मथवा मुड़ाए जोगी कपड़ों रंगीला गीता बांध जोगी होई गिना लबरा। मैं नहीं कर रहा हूं, कबीर ने कहा कि फर्क करना मुश्किल हो गया, एक अच्छे व्यक्ति संत व्यक्ति आरक्षण विरोधी कैसे हो सकता है, जो संत होगा वो संविधान विरोधी कैसे हो सकता है, वो तो मानववादी है ना। तो वो आज ये सारे कथावाचक संविधान विरोधी हैं, सारे कहते हैं मनुस्मृति लागू होनी चाहिए, सारे कथावाचक एससी एसटी ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण का विरोध करते हैं, और हिंदू राष्ट्र माने तो हिंदू राष्ट्र में दलित कहां होगा, गटर साफ कर रहा होगा। ये तो प्रॉपर्टी डीलर है सर, ये जो प्रधानमंत्री का छोटा भाई ये तो प्रॉपर्टी डीलर है, इसने एक हिंदू गांव बनाया, उसमें रेट है कौन से क्या क्या होंगे, कितने का फ्लैट होगा, तो उस फ्लैट में मैला कौन साफ करेगा, मतलब सीवर का काम कौन करेगा। ये सवाल इस देश का विमर्श का है, इसलिए मैं बहुत गंभीरता से ये बात कहना चाहता हूं। आपने देखिए, आप चूंकि बहुत विनम्र व्यक्ति हैं, संवेदनशील हैं, और हम आपको इतने सालों से देख रहे हैं, जो वाक्य आप नहीं बोल पाए हम लोग तो और नहीं बोल पाते कि आप आंख नहीं है आपके पास, तो हम तो पढ़े लिखे लोग, हम जानते हैं कि इसके बहुत सारे कारण होते हैं, कोई पूर्व जन्म का पाप इसमें नहीं भागीदार होता है कि कौन दिव्यांग पैदा होगा, किसके क्या होगा क्या नहीं होगा, एक साइंटिफिक और बायोलॉजिकल चीज है, इसमें किसी के साथ कभी भी कुछ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन आप तो कहते थे कि भाई पूर्व जन्म में कोई पाप किए होंगे इसलिए सजा आपको मिली है, तो आपको कौन सी सजा मिली है? आपने साफ तौर पर टेलीविजन पर बोला है, मरे मुलायम कांशी राम, ये कथा कह रहे थे आप धर्म की कथा कह रहे हो तो मुलायम और कांशी राम कहां से आ गए? फिर तो आप कहिए कि आप आरएसएस और बीजेपी के एजेंट हैं। आप कहते हैं कि मनुस्मृति पढ़ी नहीं थी बाबा साहब अम्बेडकर ने, मैं अम्बेडकर को नहीं मानता, और वो व्यक्ति को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है, प्रधानमंत्री ने ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र का भारत का नोबेल पुरस्कार से भी बड़ा है, और वो किसको मिल रहा है? प्रधानमंत्री ट्वीट कर रहे हैं कि एक बच्चा शायद 50 घंटे तक ये वेद की ऋचाओं को बिना देखे बोल गया। आप जिसके लिए ये खुश हो रहे हैं उसी के लिए दुनिया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिया बना दिया है और चैट जीपीटी बना दिया। एक कमांड लिखेंगे सारा वो लिख करके भेज देगा। एक विवेकानंद का किस्सा याद आ रहा है संजय दा, आपका चैनल में हम लोग बहुत इमोशनली जुड़े हैं आपके काम से और आपकी चीजों से। अभय जी को सुनता हूं जब, या और तमाम लोगों को, तो मुझे याद आता है कि आपका चैनल केवल रिपोर्ट ही नहीं करता, एक पैरेलल नैरेटिव है कि हमारा भारत कैसा होना चाहिए। इसलिए यहाँ ज्ञान की विज्ञान की भी बातें होती हैं। तो आपके यहाँ भी हमने कई बार सुना है, विवेकानंद की बात तो ये बहुत करते हैं। एक बार एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि बहुत बड़े तपस्वी हैं हम, तो उनके सामने कहा कि क्या करते हैं आप? तो कहे पानी पर मैं चल सकता हूँ, मंत्र मैंने विकसित कर लिया। तो कहे कि अच्छा, तो चल के उन्होंने दिखा दिया। तो कहा कि इतना करने में आपको कितनी साधना करनी पड़ी? तो कहा कि इतने 100 वर्ष, इतना इतना 10 वर्ष 20 वर्ष साधना करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि ये नाविक तो लकड़ी से एक दिन में नाव बना करके चला गया उस पर, तो फिर आपकी इस तपस्या का मतलब क्या निकला? उसके लिए क्या फायदा इसका? मैं इस पे और किसी, श्रद्धा अलग चीज है, नरेंद्र दाभोलकर को पढ़ा जाए, अंधश्रद्धा उन्मूलन करके 3 खंड में उनकी किताब लिखी हुई है। और खुद दयानंद, खुद जो है विवेकानंद, ये किस तरह की बात करते थे। और आज बीजेपी पूरे देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कथावाचकों की आड़ में केवल अच्छा, आप संजय दा एक बात और जोड़ लें, वंदे मातरम पर डिबेट होगी संसद में, अच्छी बात है होने की,
लेकिन आपको भी पता होगा कि ये डिबेट क्यों हो रही है और किसको चिढ़ाने के लिए हो रही है। इस डिबेट में क्या क्या बोला जाएगा। कल तक जिनकी राष्ट्रभक्ति संदेह में थी, माफी मांगते थे, वो लोग अब राष्ट्रभक्ति पर डिबेट कर रहे हैं, क्योंकि वंदे मातरम से किसी को चिढ़ाने में मदद मिलती है। और इसलिए अभी तो पोल खुलेगी, आज हुकूमत है इनकी, तो इसलिए ये हिंदू बनाने की बात कर रहे हैं संजय दा। मेरा मानना ये है कि ये देश ऐसे दौर से निकलेगा जिसमें अंधश्रद्धा को भारत का मूल विचार बना दिया गया। आखिर में एक दो बात जोड़ दूं बस। महाराष्ट्र में गया तो संजय दा आप सोच के देखेंगे, मेरे बेटा हुआ है, कल को मैं भी चाहूंगा अच्छे स्कूल में पढ़े, आपके बच्चे जो भी समझदार व्यक्ति हैं वो चाहते हैं कि अपने बेटा बेटी को एक अच्छे स्कूल में भेजें। मेरे दिल्ली विश्वविद्यालय में क्या हो रहा है पता है? अब अभी आप इंटरनेट पर खोजिएगा, एक कॉलेज है हंसराज कॉलेज, उस कॉलेज में हवन हो रहा है। और इसी दिल्ली के एक कॉलेज में कुछ बच्चों ने नमाज पढ़ लिया था कोने में बैठ करके। उनके नमाज का टाइम हुआ, कोने में बैठ के पढ़ लिया, आंदोलन हो गया, उनको कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया। और दिल्ली विश्वविद्यालय में हवन हो रहा, पूरा का पूरा विश्वविद्यालय शाखा में तब्दील हो गया है आरएसएस की। और क्या किया इन्होंने कि महाराष्ट्र में ज्योतिष विज्ञान और ये सारी चीजों को सिलेबस में डाल दिया। अब आप कौन सा भारत बना रहे हैं? इसलिए हम एक बात कहना चाह रहे हैं कि राजनीतिक खतरा जितना बड़ा है बीजेपी मोदी जी का, वो तो एक बात है, सांस्कृतिक खतरा इतना बड़ा है। गांधी और अंबेडकर में झगड़ा था, लोहिया और अंबेडकर में झगड़ा था, भगत सिंह और गांधी में झगड़ा था, लेकिन सारे लोग मिल करके इस भारत को बनाने के लिए कई मुद्दों पर एक हो गए। और आज क्या आप कर रहे हैं? पूरे विपक्ष की आलोचना, आपसे जो असहमत है जेल में डाल दो, सारी चीजें खारिज कर दो। ये बहुत बुरा वक्त है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इस वक्त से भी भारत लड़ करके निकलेगा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने लक्ष्मण जी। एक आखिरी सवाल, मैंने एक बार रिसर्च कराई थी कि जो कावड़ यात्रा में जा रहे हैं, जो लेट लेट के मंदिरों की परिक्रमा कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं किलोमीटर, पैरों में से छाले पड़े जा रहे हैं, और मैंने कुछ स्टूडेंट्स को भेजा था इस पे शोध करो, मुझे को पता चला कि उसमें से अधिकांश पिछड़ी और दलित जाति के लोग थे। एक तरफ हम ये चेतना की बात कर रहे हैं, बाबा साहब कह के कहा था उन्होंने कि एक तरफ स्कूल की घंटी बज रही हो और मंदिर का घंटा बज रहा हो तो पहले स्कूल जाना। लेकिन अगर पिछड़ों और दलितों की इस चेतना के बीच में अगर अंधविश्वास उन्हीं के अंदर बढ़ रहा है, किसी के घर पे झंडा उतार लो, किसी के घर पे झंडा चढ़ा दो, पढ़ाई की जगह कावड़ यात्रा पे निकल जाओ, ये बात पिछड़ों और दलितों को समझाई जा रही है, तो उनके अंदर फिर चेतना विकसित करने की जिम्मेदारी किसकी है और कौन कर पाएगा जब सब कुछ इतना सेंसिटिव हो गया है? कोई हिंदू नाम पे बोलने को तैयार नहीं है, विपक्ष भी बोलने को तैयार नहीं है, मुसलमानों के घर बुलडोजर चले जाए, गैर कानूनी तरीके से चढ़ जाए, कोई पॉलिटिकल पार्टी बोलने को तैयार नहीं है, डरी हुई है कि हिंदू नाम का हौवा खड़ा हो जाएगा। तो पिछड़ों और दलितों को जागृत करने की जिम्मेदारी किसकी है और क्या कर पा रही है वो पार्टियां? ठीक बात है। अब बहुत गंभीर और बहुत महत्वपूर्ण सवाल कि जैसे आप कल्पना करिए ना कि देश का माहौल क्या है। एक ज़माने में प्याज का दाम बढ़ा, सरकारें बदल गई, पेट्रोल का दाम बढ़ा, महंगाई मुद्दा हुआ करता था, बेरोजगारी मुद्दा हुआ करता था, भ्रष्टाचार मुद्दा हुआ करता था। अब तो हम ऐसे दौर में आ गए संजय दा कि इन सारे मुद्दों से फर्क ही नहीं पड़ता। वोट चोरी हो रही है, नेता प्रतिपक्ष सबूत पे सबूत दिए जा रहा है और वो मजाक बन रहा है, उस पर मीम बन रहा है, उसका चुनाव आयोग ही मजाक उड़ा रहा है। पूरा विमर्श का स्तर गिर गया है। प्रधानमंत्री बिहार में जाकर के कट्टा, छर्रा, दुनाली और सिक्सर का 6 गोली छाती में ये भाषण दे करके आते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। एक व्यक्ति जो पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई का नारा लगाते रह गया, वो नहीं जीत पाया। राहुल गांधी बोलते रह गए कि भाई संविधान बचा लो, लोकतंत्र बचा लो, और राहुल गांधी आज भी मीम बन जाते हैं। वो उनको कोई गंभीरता से बीजेपी नहीं लेती और प्रायोजित तंत्र से उनको भी हल्के में लिया गया। वही नौजवान जो उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का शिकार हो रहा है, लाठी खा रहा है, उसी से आप बीजेपी के लिए सवाल पूछ देंगे तो वो मोदी और योगी को अवतार जरूर मान लेगा, उसमें से आधे से ज्यादा अवतार मान लेगा। ये हालत है। अब कोई महंगाई मुद्दा नहीं, भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं, काला धन से लेकर के जीएसटी से लेकर के नोटबंदी से लेकर के सारे अडानी को सब कुछ लुटा देना, इस पर कोई जब देश में चर्चा नहीं रही, इसका मतलब ओवरऑल संजय दा, ओवरऑल समझदारी का स्तर गिर रहा है। ये बहुत गंभीर समस्या पूरे देश के सामने। पढ़े लिखे लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा है, शिक्षित व्यक्ति को हास्यास्पद बना दिया गया है, और जो लोग दूसरे की डिग्री पूछ रहे थे, अब वो लोग एक भावनात्मक मुद्दे से देश चला रहे हैं। इसी के गिरफ्त में इस देश का दलित पिछड़ा भी आ गया है।
अब दलित पिछड़ा का नुकसान ज्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी तो ये 1990 के बाद, मंडल आंदोलन के बाद पहली बार विश्वविद्यालयों तक कायदे से पहुंचना शुरू किया। पहली बार उनकी पीढ़ियां आई जो पढ़ने लगी, उनको पहली बार कायदे से नौकरियां मिलना शुरू हुई। उनको समझ में आया कि धीरे धीरे उनका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हुआ। उसी समय ये विश्वविद्यालय बर्बाद हो गए। तो जब शिक्षा बर्बाद हो जाएगी, मैंने अपनी किताब प्रोफेसर की डायरी में इसीलिए ये बात लिखी हुई थी कि समझदारी किससे आती है? शिक्षा से आती है। और शिक्षा केवल डिग्री वाला नहीं, वरना डिग्री इंटायर पॉलिटिकल साइंस की भी मिल जाती है। समझदारी चेतना से आती है, शिक्षा से आती है। और जब शिक्षा होती है तो सवाल करता है आदमी। तो जब सवाल करेगा तब हम जैसे लोगों की भूमिका आती है कि वो ये बात बताएं कि शिक्षा बहुत जरूरी थी। तो जिम्मेदारी किसकी? शिक्षा बचाने की। अब आपके सवाल का दूसरा हिस्सा कि राजनीतिक दलों की एक बड़ी जिम्मेदारी हुआ करती थी। खुद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दर्जनों डिग्रियां, आज भी लोग कहते हैं कि इतनी डिग्री नहीं थी उनके पास। अब कितना अच्छा है कि उनकी डिग्री पर बात हो रही है। वो भी राजनीति को समझते थे। उनके सबसे बड़े वारिस मान्यवर कांशीराम तो कहते थे कि राजनीति गुरु किल्ली है, ये की पॉलिटिक्स द की ऑफ रूट कॉज। मतलब आप सोचिए कि राजनीति को वहां तक ले आए। वो ये समझते थे कि सामाजिक आंदोलन, सांस्कृतिक आंदोलन, उन आंदोलनों के साथ राजनीतिक आंदोलन एक आर्थिक आंदोलन खड़ा करेगा। और जब उन तबकों के बीच में शिक्षा जाएगी, आर्थिक संपन्नता जाएगी, तो गुलामी से मुक्ति मिलेगी। तो एक बड़ी परियोजना जो चल रही थी, उस परियोजना में बामसेफ बना, कोई और संगठन बने, फिर वो खत्म हो गए, सायास खत्म किए गए या टूट गए, बिखर गए। और एक जमाने में कांग्रेस के पास सेवा दल हुआ करता था, आज कहीं नहीं है, नाम मात्र का है। कांशीराम का सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन बहुत बिखर गया है। समाजवादियों की जो कैडर ट्रेनिंग हुआ करते थे, लोहिया प्रशिक्षण शिविर चलता था, अब वो प्रशिक्षण शिविर कमजोर हो गए। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे हैं। दूसरी तरफ आरएसएस 100 साल पूरे कर चुका है। तो जो बात आरएसएस नहीं कहता है वो बजरंग दल कहता है, वो हिंदू परिषद कहता है। जो बीजेपी नहीं कहती है वो आरएसएस कहता है। बाकी जगहों पर क्या हो गया है कि हमने ये मान लिया कि सारी लड़ाई अब केवल राजनीतिक बची है। तो भाई राजनीतिक लड़ाई में नेता क्यों बोलेगा? अच्छा संजय जी, आप बताएं कि जिसको चुनाव जीतना है वो कोई ऐसी बात क्यों बोलेगा जो वर्चस्वशाली तबके को पसंद ना आए? तो फिर वो तुरंत चुनाव हार जाएगा, क्योंकि बाकी लोग, कोई पैसे पर वोट दे देगा, कोई उस पर वोट दे देगा। तो नेता की तरह सोचेगा। इसलिए जिम्मेदारी किसकी? जिम्मेदारी हम सब की। कुछ जिम्मेदारी नेता निभाएं, लेकिन वो नेता निभाएंगे, आखिरी बात, जो जेल जाने से न डरें, जो समझौता करने से न डरें, जो अंदर से मिल न जाएं कि उनको दुश्मन विपक्षी नजर आने लगे, और 10 साल 20 साल 30 साल पहले जो गलती हुई थी उसी को रोज दोहराएं। और आज जो उनके बच्चों का, जैसे मैं बहुजन समाज पार्टी को कहता हूं या और लोगों को कहता हूं, आज बहुजन समाज पार्टी जैसी पार्टी पुराने रंग वाली होती ना, तो संविधान के बदलने की बात करने पर पूरे देश में आंदोलन खड़ा कर देती, एक भी सरकारी संस्थान को प्राइवेट नहीं होने देती, आरक्षण खत्म नहीं होने देती। और आज वही पार्टी वो बार बार पुराने गलतियों को विपक्ष के ऊपर हमलावर हो जाती है। तो जिम्मेदारी किसकी? और नेता तो भाई कुर्सी के लिए, आज अखिलेश यादव पीडीए पर आए हैं और इसका फायदा उन्हें मिल रहा है। अगर अखिलेश यादव 27 में इसी पीडीए को जोड़ करके किसी के खिलाफ नहीं बोलना है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं, किसी जाति के खिलाफ नहीं, तब उससे बचेंगे कि कांवड़ लेने में एससी एसटी ओबीसी क्यों जा रहा है। यही चुनौती है। वरना ये वो पीढ़ी है संजय दा, इनके पास शिक्षा नहीं। वो जो एक शेर है उनका, कविता है गोपाल दास नीरज की, कि तन की भूख मन को गुनहगार बना देती है, बाघ की बाघ को बीमार बना देती है, और भूखे पेटों को राष्ट्रभक्ति सिखाने वालों भूख इंसान को गद्दार बना देती है। जो गरीब है ना, वो एससी एसटी ओबीसी में ज्यादा है, उसके पास कुछ है ही नहीं साहब। तो शिक्षा पहुंची नहीं कि वो समझदारी ले आए कि हिंदू नहीं बनना है, स्कूल जाना है, फूले अम्बेडकर पेरियार को पढ़ना है। यहाँ पढ़ा लिखा आदमी भी अंधभक्ति में चला जा रहा है, या कुर्सी बचा रहा है, नौकरी बचा रहा है, और वो सरेंडर कर रहा है। इसलिए एक बड़ी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और हमारे जैसे लोग तो इसी बात को लेकर के बहुत सजग रहते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक भूमिका बहुत बड़ी है, राजनीतिक भूमिका उसके साथ पैरेलल खड़ी होगी। तो बड़ी लड़ाई है, आएंगे उजले दिन, जरूर आएंगे। वीरेंद्र अंगवाल की बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी, आपसे बात करके सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको परेशान करता रहा करूंगा मैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने समय दिया, थैंक यू। ये थे लक्ष्मण यादव जी। पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।
है।